नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं वक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में इस समय LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उसको लेकर के। 5 ईयर डिग्री कोर्स में LLB ऑनर्स में LLB 5 ईयर डिग्री कोर्स में 5th सेमेस्टर का जो आपका दूसरा पेपर है, कल मुझे लगता है कल TPA का रहा होगा पेपर आपका, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी लॉज का। और अगला जो आपका पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का फर्स्ट पेपर है, उसके तमाम सारे जो सवाल हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए उसको लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो हम लोग एक बार सिलेबस पर निगाह डालें तो पहली यूनिट आपकी इंटरनेशनल लॉ के नेचर और डेफिनेशन की है। इंटरनेशनल लॉ का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन के बाद रिलेशनशिप जो है इंटरनेशनल लॉ का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तमाम सारी डेफिनेशंस हैं। आपको ओपेनहाइम की डेफिनेशन मिलती है, ह्यूगो ग्रॉसिस की डेफिनेशन मिलती है। सवाल सीधे आपसे पूछा जाता है कि ह्यूगो ग्रॉसिस को इंटरनेशनल लॉ का फादर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बताइए। उसके बाद जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का म्यूनिसिपल लॉ का रिलेशन है, सब्जेक्ट जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको लेकर के है। इंटरनेशनल लॉ के सैंक्शन और इन्फोर्समेंट को लेकर के आपके अंदर आपके पास टॉपिक है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, उसको लेकर के है। और सॉवरेंटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब्सिडरी इन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि रिसेंट चैलेंजेस के पॉइंट्स के अंदर है, उसको लेकर के टॉपिक है। दूसरी यूनिट आपकी सक्सेशन को लेकर के, इंटरवेंशन को और जुरिस्डिक्शन को लेकर के है। तीनों टॉपिक आपके लिए सवाल में एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तीनों आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तीसरी यूनिट आपकी जो है स्टेट टेरिटरी को लेकर के है, लॉ ऑफ सी को लेकर के है। पानी के जो झगड़े हैं, पानी के ऊपर, पानी के समुद्र का जो रास्ता है वो किसका है, आसमान जो है जो ऊपर किसका है, जो स्टेट की टेरिटरी और सी के ऊपर का जो लॉ है। 5 फ्रीडम ऑफ एयर है, आउटर स्पेस 1967 का है। और जो लॉ ऑफ सी के अंदर जो कंसेप्ट है ओपन सी का, क्लोज सी का, टेरिटोरियल सी का, इस प्रकार के टॉपिक हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ को लेकर के है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, पायरेसी है। और चौथी यूनिट आपकी एक्स्ट्राडिशन को लेकर के और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को है लेकर के, जिसमें आपको एक्स्ट्राडिशन के विषय में पढ़ना होता है, उसका पर्पज क्या होता है, लीगल ड्यूटी किसकी है, और अगर पॉलिटिकल ऑफेंडर है तो क्या उसका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है कि नहीं। डबल क्रिमिनलिटी का जो प्रिंसिपल रहा है, रूल ऑफ स्पेशलिटी जो रहा है, वो सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमेटिक एजेंट को लेकर के है, राजनयिकों के को लेकर के है, जो अम्बेसडर जिसको बोलते हैं, अभिकर्ता बोलते हैं, उनके पास प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, विशेषाधिकार, इम्यूनिटीज़, उन्मुक्तियाँ क्या क्या हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको लेकर के आपसे सवाल आता रहा है और आपका चौथे यूनिट के सिलेबस में है। अब अगर बात करें सवालों की, तो जो आपकी पहली यूनिट है इंटरनेशनल लॉ की जो नेचर डेफिनेशन से, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल लॉ का जो नेचर है, इंटरनेशनल लॉ का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है और हिस्टोरिकल लॉ की जो डेफिनेशन को लेकर के बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है और पूछे जाने की बिल्कुल उम्मीद है। इंटरनेशनल लॉ की जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो उसमें प्रयास करिए कि बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूँ या जैसा आप बिल्कुल टू द पॉइंट ना पढ़िए, थोड़ा सा आप विस्तार में पढ़िए। आप ह्यूगो ग्रॉसियस की डेफिनेशन को पढ़िए और इस एंगल से पढ़िए कि ह्यूगो ग्रॉसियस को फादर कंसीडर क्यों किया जाता है। आप डेफिनेशन ओपेनहाइम की पढ़िए, आप ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़िए, आप प्रयास करिए कि स्वार्जनबर्गर की डेफिनेशन उसको पढ़िए और ये देखिए कि इंटरनेशनल लॉ को मॉरलिटी किसने कहा, इंटरनेशनल लॉ को लॉ किसने नहीं माना, किसने कहा कि नहीं इंटरनेशनल लॉ केवल पॉजिटिव मॉरलिटी है और मिथ है और इसकी सर्टेनिटी जैसी कुछ भी नहीं है, किसने कहा कि ये सबसे ज़्यादा वायलेट होने वाला लॉ है, इसके अंदर कोई सैंक्शन नहीं है, और किसने कहा कि नहीं सैंक्शंस हैं और इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानने की आवश्यकता भी है। तो जिस समय आप उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जिस समय उसका आप नेचर पढ़ रहे हैं, उस समय प्रयास करिए कि इंटरनेशनल लॉ के नेचर को इसी पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि लॉ है या नहीं है, लॉ किसने माना और किसने नहीं माना है। तो हिस्टोरिकल लॉ का नेचुरल इसका इंटरनेशनल लॉ का नेचर, उसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है, उसकी डेफिनेशन और सोर्स जब आप पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 38 जरूर पढ़िए और तमाम सारे कस्टम हैं, प्रेसिडेंट हैं, तमाम सारे नए नए कन्वेंशंस भी हैं, लेकिन उन सभी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल 38 है। 38 को जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आपका जो सॉवरेंटी का कंसेप्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लॉ में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो संप्रभुता का कंसेप्ट है, और संप्रभुता के कंसेप्ट में जो अभी नए जो चैलेंजेज आए हैं, जो सॉवरेंटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है एनेक्सा री का केस शायद यहीं पे है, और जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होने के बाद, जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव होने के बाद जो संप्रभुता पर असर पाया है और जो संप्रभुता पर असर आने के कारण संप्रभुता में क्या चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, उसको लेकर के आपको तैयार रहना है, उसको लेकर के सवाल आने की उम्मीद है। उसके बाद आगे हम बढ़ें तो रिकॉग्निशन आपको पढ़ना है और रिकॉग्निशन में जो दोनों तरीके हैं, रिकॉग्निशन जो डी ज्यूरे होता है, डी फैक्टो होता है, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट में थ्योरी जो है रिकॉग्निशन की वो जरूर पढ़ करके आइएगा। और ये भी देखिए कि डी ज्यूरे का लीगल इफेक्ट क्या है, डी फैक्टो का लीगल इफेक्ट क्या है,
और उसका उसका विथड्रॉल कैसे किया जा सकता है। अगर आपने किसी को डिज्यूरे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, अगर आपने किसी को डिफेक्टो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो आपके और उस देश के आप जो स्टेट है और जो सामने वाला स्टेट है उसके संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है, उसका लीगल इफेक्ट क्या है और किस स्थिति में आप उसका विथड्रॉल करने की क्षमता में होते हैं। तो रिकॉग्निशन को इस तरीके से पढ़ना है। इंटरवेंशन के जो ग्राउंड्स हैं और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, प्रोहिबिशन कैसे इंटरवेंशन पर है, कैसे कोई हस्तक्षेप कर सकता है, क्या उसके आधार होने चाहिए, क्या किसी को हस्तक्षेप करने के लिए बुलाना पड़ता है या कोई स्वयं से हस्तक्षेप कर सकता है, इस प्रकार के सवाल इंटरनेशनल लॉ को लेकर के। उसमें एक टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस समय आप इंटरवेंशन पढ़ रहे हैं उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़िए कि अगर इंटरवेंशन करने के बाद प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी हो जाती है। उसके बाद हम अगर आगे देखें तो रिकॉग्निशन आपके लिए ज़रूरी था, इंटरवेंशन आपके लिए ज़रूरी था। स्टेट टेरिटरी के जो तमाम सारे कंसेप्ट हैं, स्टेट टेरिटरी के कंसेप्ट जैसे मोड्स क्या है एक्विजिशन के, राज्य अर्जन के जो तमाम प्रकार हैं उनमें से प्रकारों का आपको वर्णन करना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, और जो स्टेट टेरिटरी का जो कंसेप्ट है और उसके मोड्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए एयर स्पेस और लॉ ऑफ सी, दोनों में कई बार ए बी करके साथ में सवाल पूछा गया है, लंबा सवाल आ जाता है। जैसे उसमें एक 5 फ्रीडम ऑफ एयर वाला सवाल, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एरियल नेविगेशन में 5 फ्रीडम ऑफ एयर क्या क्या है। और लॉ ऑफ सी में जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के टिप्पणी, कंटिन्यूअस जोन को लेकर के टिप्पणी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ को लेकर के, तो छोटी छोटी टिप्पणी इस पर। पायरेसी पे छोटे हिसाब से पूछा गया कि निम्न में से टिप्पणी कीजिए, जलदस्युता, पायरेसी का मतलब क्या है। तो आप एयर स्पेस को और लॉ ऑफ सी को कायदे से पढ़ करके आइएगा, उसमें जो छोटे छोटे पॉइंटर्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को तैयार करके आइएगा। आपके लिए एक्स्ट्राडिशन बहुत ज़रूरी है, आपके लिए डिप्लोमेटिक एजेंट बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्राडिशन में पर्पज एक्स्ट्राडिशन का क्या होता है, क्या पॉलिटिकल ऑफेंडर्स का एक्स्ट्राडिशन आप मांग सकते हैं, क्या अगर आपके बीच में और सामने वाले देश के, आपके और सामने वाले देश के बीच में अगर ट्रीटी नहीं है एक्स्ट्राडिशन की, तो उस स्थिति में किसके हस्तक्षेप से वो एक्स्ट्राडिशन हो सकता है या नहीं होगा। इस प्रकार का एक बार सवाल आया था, मुझे लगता है कि दो देशों का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि आपस में उनके कुछ संबंध ठीक नहीं थे, ट्रीटी थी, आपस के संबंध ठीक नहीं थे। जो एक देश के जो राज्य प्रमुख थे वो तख्ता पलट होने के बाद दूसरे देश भाग गए थे, तो वहाँ से क्या उनका एक्स्ट्राडिशन हो सकता था क्या, इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। डिप्लोमेटिक एजेंट वाला जो सवाल है, डिप्लोमेटिक एजेंट में आप ये जरूर पढ़िए कि उन डिप्लोमेटिक एजेंट का मतलब क्या होता है, राजनयिक अभिकर्ता का मतलब क्या होता है। और कई बार डिप्लोमेटिक एजेंट के बजाय कॉन्सुल्स लिख करके आ जाता है, एम्बेसडर लिख करके आ जाता है, तो वो अलग अलग, जैसे राष्ट्रमंडल देशों में जो लोग हैं उनको कुछ और बोला जाता है, जो अन्य देशों में उन्हें कुछ और बोला जाता है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो विशेष ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि डिप्लोमेटिक एजेंट का मतलब क्या है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनको क्या इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं, उनको क्या उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं, उनके प्रिविलेजेस क्या क्या हैं और किस स्थिति में उनका वेबर हो जाएगा। जैसे भारत में अगर अमेरिका का दूतावास है, अमेरिका की एम्बेसी है, तो एक तरीके से ये एक फिक्सन है कि ये माना जाता है कि वो भले भारत में, वो नई दिल्ली में है, लेकिन उतना वो स्थान अमेरिका में है। मीन्स इतनी ज़्यादा मतलब उनको ताकत मिली हुई है, इतनी ज़्यादा उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, इतनी ज़्यादा उनको प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। अभी हाल में कनाडा से हमारे एक छोटे से विवाद के स्थिति में कनाडा के राजदूत के साथ ऐसा कुछ हुआ था, अगर आप वो लिख सकेंगे तो बेहतर होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय जो उसके जो कहें ढांचागत सिद्धांत जो है, जो मूल सिद्धांत है, उसको जरूर पढ़िएगा। तो इंटरनेशनल लॉ के नेचर, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सोर्स को लेकर के एक सवाल आपका सॉवरेंटी को लेकर के, सॉवरेंटी का पूरा जो लाइन आपके सिलेबस में दिया हुआ है पूरा का पूरा आपके लिए बहुत जरूरी है। रिकॉग्निशन को लेकर के, स्टेट सक्सेशन के काइंड्स को लेकर के, कैसे कैसे डेफिनेशन उसकी जो दी हुई है, उसके कंसिक्वेंसेस। स्टेट सक्सेशन जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय सक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ लीजिएगा। कई बार स्टेट सक्सेशन को सीधे सीधे ना पूछ करके जो सक्सेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके सवाल पूछा गया है, और उसमें आपको लिखना बाद में स्टेट सक्सेशन होता है, लेकिन शुरुआत आपको इस पॉइंट से करनी होती है। उसके बाद इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय ग्राउंड्स को जरूर पढ़िएगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है वो भी जरूर देख करके आइएगा। उसके बाद स्टेट टेरिटरी है, स्टेट टेरिटरी के कंसेप्ट, मोड्स ऑफ एक्विजिशन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला है। और एयर स्पेस लॉ ऑफ सी में मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको उस पर टिप्पणी आने की पूरी उम्मीद रहती है। कई बार लैंड लॉक्ड स्टेट को पूछा गया है, कई बार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पूछा गया है, कई बार पायरेसी या जलदस्युता को पूछा गया है। और उसके बाद आपके लिए एक्स्ट्राडिशन, डिप्लोमेटिक एजेंट के अंदर मीनिंग, फंक्शन, इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस वगैरह। और जो लास्ट का आपका सवाल है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि के जो मूल सिद्धांत हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं।
तो आपका LLB इंटीग्रेटेड 5 डिग्री कोर्स में थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर था, ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसके बारे में हमने बात करी है। आपका अगला पेपर मुझे लगता है लेबर लॉज का है 5th सेमेस्टर का, उसके वीडियो को लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।